करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे आज के इस शुमारे में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। हर बार की तरह आ गई हूं आपके साथ बिताने के लिए कुछ लम्हे फुर्सत के। अपने हर शुमारे में हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएं जिससे घर बैठे ही आप मोटिवेट हो सके, एनकरेज हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। जी हाँ, कैंसर जो कभी 10 घरों में से एक घर में सुनाई देता था, लेकिन आजकल अमूमन देखा जाता है कि हर घर में कहीं ना कहीं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट ज़रूर है। अब कैंसर क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसी डाइट को हम फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में हम अपना सकते हैं जो हम खुद भी फॉलो करें और अपने जो हमारे अपने हैं उनसे भी हम वो फॉलो करवा पाएँ। ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल। डॉक्टर राशि, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर राशि, आपसे हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके मुतालिक एक सवाल ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपको इस लाइन में कितना वक्त हो गया? आप कितने साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं? मुझे तो ज्योत्सना जी बहुत समय हो गया है। लगभग 20 सालों से मैं मतलब कैंसर के पेशेंट्स देख रही हूँ और उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो ये मतलब काफ़ी समय हो गया है। मेरा MBBS आगरा का था और MD मेरा GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का है। उसके बाद कुछ समय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, फिर US में फेलोशिप्स वगैरह, और उसके बाद से लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। सो लॉन्ग पीरियड, बहुत काफ़ी समय हो गया है मुझे। तो आपने तो काफ़ी इसके अंदर चेंजेस देखे होंगे। जैसे कि अभी हमने शुरू में हमने भी बात की कि पहले कभी 10 घरों में एक घर के अंदर सुनाई देता था, अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी कैंसर हो रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कि क्यों कैंसर आज के वक्त में इतनी तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है? इसके अगर देखे जाए तो बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, कुछ कारण तो मुझे लगता है हम सबको पता है कि जैसे कि अगर हम अपने महिलाओं की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल, जो अल्कोहल पहले बहुत कम लेडीज़ लेती थी, वो धीरे धीरे करके वो स्मोकिंग और अल्कोहल बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा खान पान, अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग वर्किंग हैं और या फिर देखा जाए तो एक्सरसाइज करने का हमें कम टाइम मिलता है। पहले जो भी हम लोग रहते थे घर में, अगर अपना भी आप बचपन याद करें तो कैसे दौड़ भाग करके हम लोग ना मतलब कि अपनी मदर की हेल्प कराने के लिए तुरंत छत पे चले जाया करते थे, आ जाया करते थे, साइकिल से हर जगह जाया करते थे। अब देखिए वो चीज़ें छूट गई हैं। तो अब हम मतलब सोच सोच के खेलते हैं, सोच सोच के हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जो कि पहले यूं ही हो जाती थी। तो जो अगर देखा जाए तो स्मोकिंग और अल्कोहल के अलावा जो हमारा रहना है वो चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा चलना फिरना कम हुआ है। और अगर हम खाने की बात करें तो पहले घर का ही खाना खाते थे, अवेलेबिलिटी ही नहीं थी कि हम जा कर के तुरंत कैसे भी खा लें, वो नहीं कर सकते थे। टाइम होता था एक प्रॉपर, है ना, कि इतने बजे नाश्ता, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर। अब आप देखिए बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी भी हैं, खराब ये है कि रात में आपको जब भूख लग रही है आप मतलब किसी भी ना किसी माध्यम से किसी चीज़ को मंगवा रहे हैं। पहले खुद बनाते थे या फिर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जी। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग मतलब हम लोग खुद ही महसूस कर सकते हैं कि चेंजेस आए हैं। तो जैसे कहा जा सकता है कि वक्त के साथ जो है वो बदलाव आता है, बदलाव आया, लेकिन हमने जो पुरानी चीज़ें थी उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के वक्त के साथ बदलते गए, और जो पुरानी अच्छी थोड़ी हैबिट्स थी उनको कहीं पीछे छोड़ते गए। अच्छी चीज़ें चली गई और आराम के चक्कर में हमने बहुत सारी
अनहेल्दी जो हैबिट्स होती हैं वो बहुत सारी ले अपना ली, ली। हाँ बहुत ज़्यादा ले ली। अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं, हम ज़्यादातर देखते हैं क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है जी। ये फीमेल बेस्ड है, जी। हम अपनी जो हमारी ख़वातीन होती हैं हम चाहते हैं कि उन तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। ख़वातीन के अंदर देखा जाता है, फीमेल्स में देखा जाता है कि काफ़ी तरीके के कैंसर्स, चाहे आपके ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवरियन कैंसर हो, ये सर्विक्स कैंसर हो, तो इन सब की शुरुआत जो है वो कैसे होती है? क्या कुछ अलग बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ अलग सिम्टम्स दिखाती है? एक फीमेल को, एक लेडी को कैसे पता चले कि उसके अंदर कैंसर की शुरुआत जो है वो हो गई? और उम्र की अगर मैं बात करूं इसमें आपसे, तो कौन सी उम्र में जो है वो थोड़ी इसकी शुरुआत ज़्यादा होती है? आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें तो हमारी जो लेडीज़ में सो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड मोस्ट कॉमन सर्विक्स कैंसर है, फिर उसके बाद ओवरी या यूट्रस का कैंसर फिर आता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो एज सच अगर उनकी एज है तो वो 40 ईयर्स के बाद ही होता है। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो अर्ली एज ग्रुप, मतलब 25-30 इस एज ग्रुप से उसका होना शुरू हो जाता है। तो एज सच कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है कि भाई ये वाला कैंसर इस एज ग्रुप में होगा। जो ब्रेस्ट, ओवरी और यूट्रस के कैंसर है वो अक्सर 40 के बाद 50-60 में ज़्यादा होते हैं, और जो सर्विक्स कैंसर है वो अर्ली एज ग्रुप में होता है। रही बात क्या सिम्टम हो जिससे पहचाने, तो ब्रेस्ट के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। 18 साल के बाद कोई भी महिला अपना खुद ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकती है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, डरे नहीं। सबसे पहली बात है कि हम डरे नहीं, समझें कि भाई एग्जामिन करना है, जरा भी कुछ आपको एबनॉर्मल कोई गांठ लगे तो आप मतलब डॉक्टर को दिखाने आ जाइए, ठीक। दूसरा जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसके लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक वैक्सीन होती है जो हमारी लड़कियों को लगती है जी 9 साल से 26 साल तक, उनको लगवाइए तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और हमारी इंडियन वैक्सीन जो है वो आपको पता ही होगा, हम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि हाँ मिसेस निर्मला जी ने कि वो वैक्सीन आप लगवाएं, उससे हम इस कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि कुछ ही कैंसर हैं जिनके लिए वैक्सीन है जी। तो इसके लिए वैक्सीन है जो हम सही एज ग्रुप में लगाएं। ये जो कैंसर है ये एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, और मेन बात ये है कि आप उसमें ईमानदारी रखें। तीसरी चीज़ जो आपने पूछा यूट्रस का कैंसर या ओवरी का कैंसर, इसके एग्जैक्टली कारण नहीं पता है, बस यही जो हमने आपसे बात करी कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और डाइट में बहुत ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फैट होता है वो भी ईस्ट्रोजन में बदलता है, ठीक। और जो भी प्रिजर्व्ड फूड है, जब क्योंकि अक्सर आप बात करो तो लोग कहते हैं हम खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं, तो बात ये आती है हम प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम कितना हम केमिकल फ्री अपनी लाइफ रखें। और प्रिजर्वेटिव्स वो भी हमारे इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ताज़ा खाना बनाते हैं और ताज़ा खाना खाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम मेनटेन रखें और जितना हो सके केमिकल फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री लाइफ अपनी रखें। तो सिम्टम्स के लिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कुछ भी आपको एबनॉर्मल लगे जो आपके बॉडी में 15 दिन से ज़्यादा हो रहा हो वो सकता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग के फॉर्म में, एबनॉर्मल डिस्चार्ज मतलब बदबूदार डिस्चार्ज अगर बच्चेदानी के मुंह से हो रहा है, या फिर आपका वेट बढ़ रहा है, वज़न बढ़ना भी, लोग कहते हैं ना कैंसर में वज़न कम होता, नहीं, अगर वज़न बढ़ भी रहा है वो भी एबनॉर्मल तरीके से, मतलब पेट की तरफ से बढ़ रहा है। ओवरी के कैंसर में क्या होता है ना कि पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो भी अगर बढ़ रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है। भूख नहीं लग रही है फिर भी वेट बढ़ रहा है, और या फिर भूख बहुत दिनों से नहीं लग रही है, उसकी कोई वजह नहीं है खास, तो ये जो एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं इसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कैंसर कोई स्पेशल मतलब लक्षण नहीं है कि मैं कहूँ हाँ अगर ये है तो तुरंत आप जाइए। नॉर्मल चीज़ें जो हैं, कोई भी गांठ है ब्रेस्ट में वो पहले नहीं थी अब हो गई है, जा नहीं रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर पेट का बढ़ना है, वो 15 दिन से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। इसमें ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ तो अगर किसी महिला को सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान क्या ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम गांठ
कि ये भी एक एबनॉर्मल चीज़ दिख रही है ब्रेस्ट के अंदर, तो एग्जाम करवाएं। कई बार क्या होता है कि सीवियर ब्रेस्ट में पेन भी हो जाता है, कई बार मसल पुल हो जाता है क्योंकि हम काम करते हैं इतना। तो अगर ब्रेस्ट में नॉर्मल पेन हो रहा है तो क्या उसको भी हम समझ सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर, या उसको भी हम डॉक्टर से जाके चेकअप करवाना चाहिए, या अपार्ट फ्रॉम गांठ अगर हमें कोई दिख रही है उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान ध्यान रख सकते हैं? तो सेल्फ एग्जामिनेशन में पहले तो यही देखना होता है कि पहले हम कैसे थे, मतलब किस तरह की हमारी ब्रेस्ट की शेप थी। तो अक्सर जो कैंसर की गांठें होती हैं उनमें पेन नहीं होता। ठीक है। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी। तो पेन अगर हो रहा है 20 या 22 साल में या 25-30 साल में भी, तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आपका मेंसेस आने वाला है या अभी हो के गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जो हमें समझना होता है वो ये कि गांठ के अलावा कभी कभी ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो डिफ़र करने लगता है। मतलब एक ब्रेस्ट बड़ा हो रहा है और एक छोटा हो रहा है, निपल जो है वो अंदर जा रहा है। ब्रेस्ट के अलावा अगर बगल में गांठ हो रही है या फिर अपने आप निपल से ब्लड आ रहा है अपने आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, आपने कुछ नहीं किया है। एक ब्रेस्ट छोटा और बड़ा हो सकता है लेकिन पहले नहीं था। सेल्फ एग्जामिनेशन आपको अपने प्रति जागरूक करती है। जैसे पहले नहीं था, अब वो ब्रेस्ट छोटा हो रहा है कि ज़रूरी नहीं गांठ हो सकता है अंदर डीप हो और उसने आपके टिश्यू को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया हो। तो ब्रेस्ट का ऊपर नीचे होना और या फिर निपल का अंदर जाना या निपल से ब्लड का आना या फिर बगल में गांठ होना, तो ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। देखा जाता है कि कई बार लोग कहते हैं कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है, इसमें ठीक हो जाता है। कितनी स्टेजेस होती हैं, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर है या सेकंड स्टेज का या लास्ट स्टेज पे पहुंच गया? क्या लास्ट स्टेज पर भी जाके लोग ठीक हो जाते हैं? देखिए, ये कैंसर की वैसे अमूमन जो भी स्टेजेस होती हैं 4 स्टेजेस ही होती हैं और 1 2 3 4 लास्ट स्टेज में भी कैंसर ठीक होते हैं। और ये डिपेंड करता है, एक्चुअली कैंसर जो है ना कि बहुत ही वाइड टर्म है। 100 तरह के कैंसर्स होते हैं और उनकी अगर पैथोलॉजी देखी जाए तो वो कई तरह की होती है। और आजकल जो हम लोगों की रिसर्च चल रही है वो चल रही है मॉलिकुलर सब टाइप पे, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सब टाइप क्या है। बहुत सारे कैंसर जैसे कि ना सेमिनोमा है, वो स्टेज 4 में ठीक हो जाता है। कोरियोकार्सिनोमा, इस तरह के कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो स्टेज 4 में भी डायग्नोज होने पर ठीक हो सकते हैं। और लेकिन बात तो यही है ना, जितना जल्दी डायग्नोज हो उतना अच्छा। ठीक, स्टेज 1 में अगर पेशेंट को डायग्नोज होता है तो ठीक तो होता ही है, साथ में उसके दोबारा आने की संभावना कम हो जाती है। मेन बात ये होती है, ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 में कैंसर ठीक नहीं होता, स्टेज 3 में भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बॉडी में फैल जाती हैं जो हमें पता नहीं चलती, वो पता चला वो फिर से डेवलप होने लगी, तो दोबारा कैंसर आने के जो खतरे होते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा फिर भी आपसे यही कहना है कि हमें बजाय इस बारे में कि हाँ होते हैं बहुत तरह के, लेकिन लोग ठीक होते हैं। कितने सारे आपने लोग सुने होंगे जो बहुत फेमस हैं जो ठीक हो गए हैं। और आप समझिए कि जो हमारे कैंसर को हम लोग जो ठीक होते हैं उनको हम चैंपियंस बोलते हैं। वो अलग तरह से आपको जीने की प्रेरणा देते हैं। तो स्टेजेस नहीं, आप बात करिए प्रिवेंशन की और बात करते हैं क्योर की कि हम ठीक हो जाए, और मेन बात है कि ना हो तो अच्छा है। जी बिल्कुल। अब इसी के ऊपर आते हैं, ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? खासतौर से जो भी इस वक्त नाजरीन हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और हर तरीके की ऑडियंस है हमारी, बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि ना हो उसके लिए क्या करें? हाँ, प्रिवेंशन ये है कि जो मतलब लेडीज़ हैं, आप देखिए अभी भी उनके हाथों में अपने बच्चों का ध्यान रखना है। ठीक, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/3 कैंसर्स को हम सिर्फ डाइट और लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। मतलब होने ही ना दें, ये भी हो सकता है। तो डाइट, कुछ चीज़ें आप पुरानी भी याद कर सकते हैं कि पहले क्या करते थे, क्या एक्सरसाइज करते थे। तो जो हमारा इंडियंस का खाना अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, तो हम लोग कुछ ऐसी कोशिश करें कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। और हम लोग पहले जो बहुत सारी हरी सब्जियां, सलाद जो हम लोग यूं ही खा लिया करते थे, उस पर अगर हम जोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और रही बात उसमें अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम लोग कम से कम 30 मिनट इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि वो 3 किलोमीटर के बराबर हो। मतलब ब्रिस्क वॉक
वॉक या फिर कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं वॉक के अलावा डांस है या फिर कोई भी आप गेम्स खेलते हो, वो सब चीज़ें आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज है, इंडोर भी आप डांस करिए, कुछ भी करिए, इतना होना चाहिए कि 30 मिनट में आपको करना ही करना, आधे घंटे आपका अपने लिए हो और ऐसा हो कि उसमें पसीना आए। देखिए ये चीज़ें सिर्फ बोलने की नहीं है, इससे क्या होता है जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, जब इस तरह की चीज़ें, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जो हमारी सेल्स हैं, कैंसर क्या है, कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ किया तो कल हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस होता है होने का। तो उसको ठीक होने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए सेल्स में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने एक्सरसाइज करी तो उसमें रिपेयर करने वाली चीज़ें रिलीज होती हैं बॉडी से, वो रिपेयर करने वाली चीज़ें, वो हार्मोन्स आपकी बॉडी को रिपेयर कर देते हैं। और जब हम जब आपकी हैबिट खराब होती ही है तो क्या होता है, वो रिपेयर नहीं हो पाती, वो चीज़ें इकट्ठा होकर, जैसे म्यूटेशन बोलते हैं, वो इकट्ठा होकर के कैंसर्स बनाती हैं। तो आपकी एक्सरसाइज आप देखिए, कई बार जैसे पढ़ते हैं कि आप ये फला बर्तन के अंदर अगर आप खाना खाएं, टेफलॉन की शीटिंग हो और नॉन स्टिक का हो, नॉन स्टिक की ये शीट हट जाए तो फिर आप उसे फेंक दें, उस पर खाना ना बनाएं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होने से जो कैंसर सेल्स है वो उनकी डेवलपमेंट कम, ये सब क्या मिथ है या ये सच है? हाँ, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए बहुत सारी चीज़ें तो मतलब मिथ भी होती है, लेकिन ये सच है। जो जैसे टेफलॉन है, आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ करेंगे ना, जैसे आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा को माइक्रोप्लास्टिक्स, तो क्या होता है ना कि ये डैमेज हो करके ये आपकी बॉडी में जाने लगता है। तो ये बात तो सही है, पुराना जो चीज़ें होती हैं इस तरह की, पहले लोहे के तवों पे खाना बनता था, लोहे का तवा इज गुड, क्योंकि वो खराब भी होगा, आप उसको साफ भी करेंगे तो लोहा अंदर जाएगा, है ना, आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन, यस, कितने ही लोगों को हम लोग कहते भी है ना कि आपके हीमोग्लोबिन कम है तो आप अपनी सब्जी जो है वो उसमें बनवाइए लोहे के तवे में, वो तो मतलब सही है। टेफलॉन या फिर जो नॉन स्टिक्स हैं उनके कुकवेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना करा जाए ऐसा, ये तो बिल्कुल जो आपकी बात है वो ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर राशि आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, कई बार ऐसा देखा जाता है, हम मेडिकल की फील्ड की अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे पहले के लोगों को हुई हुई होती है, जैसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जी जी। तो क्या कैंसर भी जेनेटिक होता है? जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, ये सब जेनेटिक होता है। कई बार लोग कहते हैं भाई आपके पेरेंट्स में से किसी को है तो फिर आपको होना लाजमी है या कुछ, तो क्या कैंसर भी जेनेटिक्स है? इसके बारे में क्या बताएंगे? जी देखिए, कुछ कैंसर्स जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, उसमें मेन होता है ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, और या फिर ये प्रोस्टेट और पैंक्रियास कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर। सारे नहीं होते, कुछ ही ऐसे होते हैं। अब जैसे कि अगर मेल्स में देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है, ओरल कैविटी कैंसर है, वो जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं होता। लंग कैंसर वो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं होता। यस, ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ कैंसर्स होते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर 40 के बाद हो रहा है तो वो अक्सर जेनेटिक्स नहीं माना जाता है। जो कम उम्र का ब्रेस्ट कैंसर होता है वही जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, और इसके लिए भी स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि भाई हाँ ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है या नहीं है। इसी तरह से ओवरी का कैंसर, मतलब जो चीज़ जिस एज में होती है वो नॉर्मल म्यूटेशन से रिलेटेड होती है, और अगर किसी एबनॉर्मल एज में हो रहा हो तो वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। और बेसिकली क्या है ना, जेनेटिक्स से रिलेटेड होने से हम एक तो कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। दूसरा ये कि अगर हम प्रिवेंशन पर जाएं तो कुछ प्रिवेंशन भी जो है वो हम सर्जरी के माध्यम से प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, इसलिए जेनेटिक्स को जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन हम जेनेटिक्स पे सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं कि आपने कहा कि हमारे 80 साल के बाबा जी को कुछ हमारा कैंसर था इसलिए तो मुझे हो गया। नहीं, आपको वो कैंसर मतलब हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप स्मोकिंग, अल्कोहल और ना बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर रहे हैं और फिर आप कहें कि आपके उनको हुआ तो नहीं है। आप अपनी चीज़ें दूसरों पर नहीं डाल सकते, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और इसी में अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? ट्रीटमेंट में भी अब बहुत से जो है वो वेरिएशंस हम देखते हैं कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट अलग है, कोई कहता है होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी है। तो एक तो इंसान पीड़ित है, बिल्कुल सही बात, उसके पास 4 ऑप्शंस और आ गए, तो कहाँ जाए? पहला स्टेप क्या लेना चाहिए हमें? देखिए, मेन बात तो इसमें यही है कि मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं यही कह सकती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक में है। यस, आयुर्वेदिक बहुत अच्छा है,
वो हेल्प करता है कि जब कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हो, साइड इफ़ेक्ट्स जिसे बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हो या ना होने दें। ठीक, हम अपनी जैसे हम डाइट की इतनी देर से बात कर रहे हैं तो बहुत सारी हमारी चीज़ें जिन्हें हम डिस्कस अभी आगे करेंगे वो हम लें तो व्हाट आई फील कि जो और भी चीज़ें हैं जो हमारा आयुर्वेद है वो बहुत अच्छा है प्रिवेंशन में, मतलब ना होने दें। होने के बाद जो ट्रीटमेंट है उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन आता है, और कीमोथेरेपी में भी आजकल वो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है। जो हम बात कर रहे थे ना कि इतने सालों में मेरी जो जर्नी है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये ट्रीटमेंट चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट ये हुआ है कि पहले हम लोग पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। लगता था वंस ना पेशेंट, जो भी एक बार पेशेंट हो गया वो हमेशा मतलब कि बहुत ख़राब तरीके से रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप खुद ही देखेंगे, आपने हमारे जो कुछ प्लेयर्स भी देखे होंगे और कुछ जो फिल्म स्टार्स हैं वो भी देखे होंगे जिनके ट्रीटमेंट के बाद वो कैसे मतलब और अच्छे उभर के आते हैं। तो अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में ट्रीटमेंट पे बहुत देखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी देखा जाए तो खुद में ये 4 तरह का होता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर आपने कह दिया तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो गया, नहीं, इटसेल्फ ये खुद में 4 तरह का है। क्यों? मॉलिक्यूलर सबटाइप्स के हिसाब से, पेशेंट की एज क्या है, उसको क्या साथ में बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये सब कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। जैसे आप बात कर रहे थे ना हम लोग स्टेज 4 लंग कैंसर, उसमें भी टैबलेट्स दी जाती हैं और पेशेंट उन टैबलेट्स के साथ में भी सालों चलता है। ब्रेस्ट में भी स्टेज 4 डिजीज़ होने के बाद अगर मॉलिक्यूलर सबटाइप्स के हिसाब से पेशेंट को सूट भी कर गई मेडिसिन देते हैं, तो आई हैव पेशेंट्स हु आर जो कि जी रहे हैं 10-10 सालों से। ऐसे ब्लड कैंसर भी हैं जैसे कि मल्टीपल माइलोमा भी है, CMS, वो भी पेशेंट सालों चलते हैं। तो कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं कि देखो तुम्हारी जो भी है लाइफ में जो भी होगा वो तुम्हें इस कैंसर से नहीं होगा, बाकी किसी वजह से हो सकता है। तो मतलब मेन बात यही है कि ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बदल गया है। अब हम लोग मतलब एंटीजन एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग भी बहुत करते हैं और मॉलिक्यूलर सबटाइप्स कौन सा मॉलिक्यूल दिया जाए जिससे पेशेंट ठीक हो जाए, वो सब चीज़ों पे बहुत फोकस है। सर्जरी में भी ये किया जाता है कि ऐसी सर्जरी हो जो पेशेंट को ना बहुत अच्छा रखे, ये नहीं बिल्कुल मॉर्बिड इस तरह की सर्जरी हो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने में डिसफिगरमेंट हो जाए, देखने में भी अच्छा रहे। तो ये सारे चेंजेस आए हैं। तो आप किसी को देख के डरिए नहीं। जैसे ये होता है ना, पेशेंट डर जाते हैं कि हमने उसको ऐसा देखा था तो ऐसा मतलब ऐसा ही हमारे साथ भी हो जाएगा। नहीं, आप बात करिए। हो सकता है कि जो अब सर्जरी हो वो ऐसी हो कि आप दिखने में जैसे पहले दिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही लिखें, बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिखें और कॉन्फिडेंस बहुत रहे। तो इस तरह से इलाज होता है। और मतलब हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सारी अवेयरनेस के लिए होगी। और हमारी लेडीज़ को अवेयरनेस एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना यही अच्छी बात भी यही बहुत मतलब स्प्रेड करती है। मुझे तो यही कहना है। तो एक सवाल और है मेरा आपसे यहाँ पर, हालांकि ये कितना टॉपिक से रिलेटेड है वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेम सेल बैंकिंग का भी अब जो है वो थोड़ा अभी, हालांकि बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन जैसे डिलीवरी के टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, या उसमें से जो सेल्स होते हैं, या जो आप ज़्यादा इसके बारे में बेहतर जानती होंगी, तो क्या स्टेम सेल बैंकिंग अगर कोई करवाता है तो क्या उसके टिश्यूज से या उनके सेल्स से भी क्या कैंसर को ट्रीट किया जाता है? क्योंकि जब आप स्टेम सेल बैंकिंग करवाते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि आपके बहुत तरीके की बीमारियां हैं जो इसमें कवर हो जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अवेयरनेस तो देखिए लोगों को कम है अभी इसमें। अभी कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो अभी इस पर रिसर्च ही चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल या फिर प्लेसेंटा से कुछ जो सेल्स निकलती हैं उससे हम ठीक कर पाएंगे, अभी ऐसा नहीं है। तो वो अभी तो नहीं है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर में हो सकता है। बिल्कुल। और चलते चलते आप हमारे ऑडियंस के साथ, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, आप उन्हें कैंसर से रिलेटेड और क्या कुछ ऐसी कोई खास बात जो है वो आप चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन बेहतर है क्योर से। तो प्रिवेंशन के लिए आप जो मैंने बताया एक्सरसाइज और डाइट वो तो ध्यान रखें ही, साथ में अपना खुद का चेकअप खुद करें और समय समय पर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जैसे ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी जो कराई जाती है 40 के बाद में एवरी 2 years, वो एक्सरे मैमोग्राफी है या फिर अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन है। तो अपने डॉक्टर से समय समय पर अपना चेकअप ज़रूर कराएं
और किसी भी सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें कि मेरी मतलब होता है ना मेरी सहेली को ऐसा हुआ तो इसलिए मुझे ऐसा हो गया होगा। कोई भी बॉडी में परेशानी वो सबसे पहले आपको ही मालूम पड़ेगी, उसके लिए ज़रूर अपना चेकअप कराते रहें। जी बिल्कुल, और इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, इतना अच्छा वक्त दिया आपने और इतने अच्छे से हमें आज के टॉपिक से रिलेटेड जानकारियाँ जो है वो आपने हमारे जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचाई, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसके साथ ही नाजरीन हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के शुमारे में जो भी बातें हमने की, जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगली बार आप सभी से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। देखते रहिए DD उर्दू। खुदा हाफिज। आदित्य के 2 मिनट टास्क